गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी गद्य का पाठ क्या लिखूं। लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनका जन्म 1894 ईस्वी में और मृत्यु 1971 ईस्वी में हुई थी। पाठ से पहले आइए जान लेते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य के समर्थ निबंधकार हैं। बख्शी जी की निबंध रचना का एक विशेष ढंग है जिसमें नाटक जैसी रोचकता एवं कथा जैसी मनोहरता देखी जा सकती है। इन्होंने समाज, जीवन, धर्म, दर्शन, संस्कृति तथा साहित्य जैसे गंभीर विषयों पर निबंध लिखे हैं। इनके व्यंग्य शिष्ट एवं तर्कसम्मत निबंध हैं, विचार एवं भाव क्रमबद्ध हैं। बख्शी जी की गंभीर विचारक शिष्ट हास्य व्यंग्यकार, कुशल आलोचक एवं ललित निबंधकार के रूप में समाज में इनकी पहचान है। इनका जन्म सन 1894 ईस्वी में खैरागढ़ जिला जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म एक साहित्य सेवी परिवार में हुआ था। इनके जो लेख थे वो सरस्वती पत्रिका में भी संपादित होते थे। लगभग 11 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का सकुशल इन्होंने संपादन किया और इसके बाद साहित्य की सेवा में ये जुटे रहे। अंततः 77 वर्ष की आयु में इनका 1971 में इस नश्वर शरीर को त्याग कर ये परलोकवासी हो गए। आइए देखते हैं इनकी रचनाएं इनकी निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह, प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ, यात्री, मकरंद बिंदु, बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए, तीर्थ सलिल, त्रिवेणी आदि बख्शी जी के निबंधों का संग्रह है। कहानी संग्रह में झलमला और अंजलि, काव्य संग्रह में शतदल और अश्रुदल, समालोचना में विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य, विचार विमर्श, साहित्य शिक्षा और भी अनेकों ग्रंथ इन्होंने लिखे। इनकी भाषा, बख्शी जी का विचार है कि प्रत्येक विषय में वर्णन विवेचन के लिए अपनी भाषा को अपनाना चाहिए। विदेशी भाषा से ना शब्द लेना चाहिए और ना ही उसके प्रति मोह दिखाना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि इन्होंने शुद्ध हिंदी का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। आइए चलते हैं पाठ की ओर। तो पाठ है आपका क्या लिखूं। आप भी कभी अपनी लेखनी उठाइए और बैठ जाइए कुछ लिखने के लिए। तो सबसे पहले आपके मन में यही एक प्रश्न आएगा कि क्या लिखूं। ठीक, तो लेखक कहते हैं कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विश्व की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय से आवेग को भर ही देते हैं। जिस तरह हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। वास्तविकता तो किस चीज की है? हैट की। वो क्यों? खूंटी की नहीं। इस तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, अर्थात विषय नहीं। कथन का आशय है कि सबसे पहले अपना मन चित्त दृढ़ होना चाहिए, तभी आप लेखन कला कर सकते हो। अन्यथा जो विषय वस्तु है वो इतना सटीक नहीं रखती जितना कि आपका मन है, आपका दृढ़ विचार है। चलिए आगे देखते हैं। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, परंतु मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसके भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा।
नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों के निबंध रचना के रहस्य को समझना होगा। लेखक ने कहा दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं। देखिए, दूर के ढोल, ये छोटा सा एक वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाक्य इतना सटीक है, इसके पीछे कितना बड़ा इसका आशय है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कहने का मतलब, आप पहली बात तो शब्दों पर ही आइए कि जैसे कहीं दूर आपको ध्वनि सुनाई दे, कहीं पर दूर के ढोल बज रहा हो, तो आप वहां तक जा तो नहीं सकते, हाँ उसको सुनकर आनंद का अनुभव तो करते हो, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया कि उसके स्वर इतने तीव्र होते हैं जो कानों के रंध्र को भी जैसे लगता है वेद डालेंगे। चलिए, ये तो बात थी शब्दों की। अब बात आती है इसके आशय की। तो जैसे लिखा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। एक छोटे बालक से आप पूछिए, उदाहरण आपको बता रहे हैं, एक छोटे से बालक से आप पूछिए, उससे कहिए कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, ठीक? तो वो कहेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, या कोई भी ऐसा अधिकारी का पद वो आपको बताएगा। उसके कह देने से क्या वो कर पाएगा? आसान नहीं है ये। उस लक्ष्य तक पहुंचना, उस कार्य तक करने के लिए अनेकों प्रकार के परिश्रम करने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं वो निश्चित हो पाता है कि हाँ, आज वो इस पद का अधिकारी बनने योग्य है। समझ गए ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, परंतु क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सकें? इसी प्रकार समाज सुधारक की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है तथा जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विशेष बात कही गई है, उनमें विरोध भी है कि उस पर मैं 5 पेज कैसे लिख दूं। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लो। पहले तो यह समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं अपने विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं, पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के वे प्रधान अंग हैं। क्या है प्रधान अंग? देखिए, सबसे पहली बात है सामग्री और दूसरा है शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, लेकिन यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं। मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना ही कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें से इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय को कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब विद्वान लेखक पहले से अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं? A.G. गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं जो लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूं। लेकिन यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रखने के कारण उन्होंने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसलिए तुमसे तो यह रूपरेखा तैयार न होगी। अब आगे लेखक कहते हैं कि अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। भाषा में प्रवाह होना चाहिए।
बिल्कुल सच बात है। आप चाहे बात करते हो, चाहे आप लिखते हो, आपकी भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए वाक्य चाहे छोटे हो पर एक दूसरे से संबंध हो। यह तो बिल्कुल ठीक है कि मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। कहीं नमिता और अमिता यह ना समझ बैठे कि मैं निबंध मोटी अकल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समान हो। बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे वाक्य लिखे हैं, वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। इसलिए संस्कृत में प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी जो अज्ञों से ना सुलझ सके, और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी। तभी तो अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया गया है। तब क्या किया जाए? देखिए, आप बात समझ गए होंगे कि आप किसी भी बात को इतना सरल ढंग से ना कहें, इतना सरल ढंग से ना समझाएं कि क्या होगा कि उसे बड़ी आसानी से किसी ने समझ लिया। अरे नहीं, आप जैसे लेखक करते हैं ना कि मुहावरों का प्रयोग करते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, वो अपने एक छोटे से वाक्य में बहुत बड़े बात को कह जाते हैं, बहुत बड़े अर्थों को कह जाते हैं। तो यदि आप लिखने का शौक रखते हैं, यदि आप लिखना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा भी लिखें कि वो जब कोई पढ़े, उस पर जब विचार करे, तो विचार करने में भी थोड़ा सा उसे दिमाग अपना खर्च करना चाहिए। कहने का मतलब सब कुछ इतना स्पष्ट नहीं होना चाहिए, और ये मैं तो कहती हूँ कि ये जीवन शैली में भी होना चाहिए। हर बात आपकी स्पष्ट नहीं होनी चाहिए, खुली किताब की तरह नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई 10 मिनट भी बात कर ले तो आपके बारे में, आपके भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में वो विचार कर ले, अनुमान लगा ले। ना ना ना, कतई नहीं। आप जो भी बात करें, जो भी वो उसको भी उलझा दें अपनी बात में, उसको भी समझाने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके बारे में विचार नहीं करेगा, आपके बारे में मनन नहीं करेगा, तो आपकी श्रेष्ठता का अनुमान कैसे लगा पाएगा? ठीक है, तो मैंने आपको एक यहाँ पर बड़ा सुंदर सा संदेश भी बताया कि किस तरह से अपने व्यवहारिक जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको हम इसके आगे का पार्ट दूसरी वीडियो में बताएंगे, देखना मत भूलिएगा। और इसको भी, जो वीडियो अभी आपके सामने है, इसको भी आप पुनः देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।